थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हम तीन मेन थ्योरीज पढ़ेंगे। मुख्य रूप से तीन बातें बताऊंगा आपको। लेमार्क की दी हुई थ्योरी, लेमार्किज्म, जिसे हम थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं, या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। सेकंड, डार्विन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे डार्विनिज्म भी कहते हैं। एंड तीसरा हम पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है जी। सो कौन सी तीन थ्योरीज पढ़नी है आप लिखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, लिखिए भाई आप भी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। किसने दी है जी ये थ्योरी? लेमार्क ने। राइट जी, ये थ्योरी दी गई है लेमार्क के द्वारा। लेमार्किज्म भी कहते हैं इसे। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो एक तो थ्योरी ये बताऊंगा आपको डिटेल में। थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा भी है क्लास 10th में, वो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, याद आया कुछ? वो बताऊंगा डिटेल में आज। दूसरी थ्योरी आपको बताऊंगा बेटा, थ्योरी ऑफ, क्या नाम बताया था थोड़ी देर पहले? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किसने दी है जी? डार्विन ने। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। एंड तीसरी क्या बोली थी मैंने? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो करंटली हम फॉलो करते हैं, ये थ्योरी एक दिन में नहीं दी गई या किसी एक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई नहीं है। बहुत से अलग अलग इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। सो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे, एंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बाय लेमार्क। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी हम लेमार्क से। लेमार्क के द्वारा दी गई थ्योरी को ही हम लेमार्किज्म भी कहते हैं। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क का नाम जब भी आता है तो आपके दिमाग में एक एनिमल जरूर रिलेट हो जाता है, दैट इज जिराफ। आपको हल्का सा याद आ रहा होगा कि भाई आपने पढ़ा था पहले जो जिराफ होते थे बड़े छोटे साइज के थे, बकरी के साइज थे, जमीन की घास जो है वो चरते थे और धीरे धीरे खींच खींच के उन्होंने गर्दन अपनी लंबी कर ली, है ना? दैट इज व्हाट यू हैव स्टडीड। आज हम ये समझेंगे कि क्या ये बात वाकई ही सच है या ये केवल लेमार्क की एक इमेजिनेशन थी कि disconnected.
disconnected the boatstone grenade. Disconnected. Giraffe has acquired long neck because of constant stretching over a period of many generations. आज हम समझेंगे इस चीज को, right? चलिए, so अब हेडिंग दे लीजिए, लेमार्किज्म, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लेमार्क की दी हुई थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। चलिए, एक बात ध्यान रखिएगा, Lamarck was the first person to present a theory of evolution. अगर कोई हमसे ये पूछे, ये सवाल पूछे, who was the first person to present a theory of evolution? Lamarck.
क्योंकि उससे पहले फ्रॉम एरिस्टोटल टू लीनियस साइंटिस्ट्स बिलीव्ड इन द फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज, कि भाई स्पीशीज फिक्स रहते हैं, वो बदलते नहीं है। एरिस्टोटल से, अरस्तु से लेकर के लीनियस तक यही मानना था। लेमार्क वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी, लेमार्किज्म। ठीक है, सो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, लेमार्किज्म इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर लिया नीट का। The theory was proposed by Jean-Baptiste de Lamarck, French biologist. He was a botanist, later on he became a zoologist. थ्योरी की जो आउटलाइन थी, राइट, द आउटलाइन ऑफ द थ्योरी वाज ब्रॉट टू नोटिस इन 1801। थोड़ा सा आइडिया रखिएगा ये इस ईयर का भी, सन 1801 में थ्योरी का आउटलाइन एक तरह से फ्रेम हो गया था। बट हिज फेमस बुक, द नेम ऑफ द बुक इज इंपॉर्टेंट। लेमार्क की ये मशहूर किताब फिलॉसफी ज़ूलॉजिक्यू, फ्रेंच भाषा में पब्लिश हुई थी। फिलॉसफी ज़ूलॉजिक्यू was published in 1809 in which he discussed his theory in detail। एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया हमने नीट का। क्या क्वेश्चन? The theory of inheritance of acquired characters या theory of use and disuse of organs which was given by Lamarck was published in which book? Philosophy Zoology Q, right? Philosophic Zoology Q भी आप कह सकते हैं, बिकॉज फ्रेंच भाषा में बोलेंगे तो Philosophy Zoology Q बोल देते हैं उसे। ठीक है जी, 1809 में पब्लिश हुई थी ये किताब, याद रखना है। चलिए जी, लेमार्क की इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे, प्रोपोजिशंस क्या थे? अब ये ध्यान से सुनिए, सीरियल ऑर्डर में ध्यान रखना होगा आपको। पहली बात उन्होंने ये कहा, इंटरनल वाइटल फोर्स। गौर से सुनिए, लेमार्क का ये मानना था कि हर जानवर के अंदर कोई इंटरनल वाइटल फोर्स होती है which compels the animal to increase in size in the course of evolution। अच्छा, ये उनका मानना था। ये बात सही है या ये बात गलत है, यानी लेमार्किज्म का क्रिटिसिज्म जो है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन सी बातें सही थी उनकी थ्योरी में, कौन सी बातें गलत थी, ये हम समझेंगे। अभी हम मेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। सो पहला पॉइंट, इंटरनल वाइटल फोर्स। क्या कहता है जी ये पॉइंट? All living things and their component parts continually increase in size due to some internal vital force। वही बात जो मैंने कह दी, right? There is some internal vital force which compels the animals to increase in the size of in the course of evolution, right? Which compels the animals to increase in the course of evolution, to increase in size। अब कौन सी है ये इंटरनल वाइटल फोर्स, ये वो कुछ नहीं बता पाए थे, तो इसलिए इनकी थ्योरी का ये पहला पॉइंट डिस्कार्ड कर दिया गया। वो बाद में, अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा। सेकंड पॉइंट था जी, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, ये बात सही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि क्या क्या होंगे? अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब क्या हुआ बेटा? फोटो रेफर्स टू लाइट, फोटो पीरियड ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। टेम्परेचर, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर हो गया। So environmental factors like temperature, moisture, photo period, rainfall affect plants as well as animals। ये environmental factor plants और animals दोनों को प्रभावित करते हैं। ये बात ठीक है भाई, करते हैं बिल्कुल। चलो, सेकंड पॉइंट सही हो गया। इसी के साथ उन्होंने बात जोड़ी न्यू नीड्स, नई जरूरतें। न्यू नीड्स एंड न्यू डिजायर्स, दो बातें, इच्छाएं भी और जरूरतें भी। उन्होंने कहा एनवायरमेंट बदलता है, the changing environment creates new needs and new desires। Agree, ये होता है, environment बदलता है तो बदलाव आते हैं। A change in environment brings about changes in organisms
एंड इट कैन गिव राइज टू न्यू नीड्स, नई जरूरतें पैदा होंगी। ठीक बात है जी। अच्छा, नीड में और डिजायर में फर्क होता है। नीड है जरूरत, डिजायर मतलब आपकी इच्छा, जरूरत हो सकता है कि आपको सिर्फ एक बाइक की है, मोटरसाइकिल की, आपका डिजायर एक मर्सिडीज भी हो सकती है ना। चलो, सो लेमार्क ने ये कहा कि एक इंटरनल वाइटल फोर्स है which compels the animals to increase in size in the course of evolution. Second point, environment keeps on changing. Environmental factors जो है, लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब प्लांट्स और एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक बात है। बदला एनवायरमेंट नई जरूरतें, नई इच्छाएं पैदा करता है। लिखा है जी, न्यू नीड्स, डिजायर्स के कारण नए स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, डिफरेंट। उन्होंने कहा टू फुलफिल द न्यू नीड्स, जो नई जरूरत आई, नई इच्छा आई, उसे पूरी करने के लिए ऑर्गेनिजम्स में नए ऑर्गन्स बन जाते हैं। ये थोड़ी सी गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ये हम क्रिटिसिज्म में देखेंगे। ठीक है जी। न्यू स्ट्रक्चर्स, चेंज इन हैबिट्स हो जाता है ऑर्गेनिज्म की, राइट। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर्स है, दिस इज कॉल्ड एपिटेंसी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो सिद्धांत उन्होंने माना कि भाई जो आपका डिजायर है उसे पूरा करने के लिए नए ऑर्गन्स बना लो। अगर आपका मन करता है, आप उड़ना चाहते हैं, तो आप सोचते रहिए, आपके पंख निकल आएंगे, आप उड़ने लगेंगे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। लेमार्क का ऐसा कहना था, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दी थी अपने इस बात को प्रूव करने के लिए, वो भी हम समझेंगे। सो अभी तक मैं 3 पॉइंट्स आपको बता चुका। इंटरनल वाइटल फोर्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, न्यू नीड्स एंड न्यू डिजायर्स, जिसे पूरा करने के लिए नए ऑर्गन्स बन जाते हैं। अगला पॉइंट थ्योरी का, ये देखिए, हेडिंग दे लीजिए, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लेमार्क का ये मानना था कि किसी भी ऑर्गन को अगर ज्यादा इस्तेमाल किया गया है तो वो ज्यादा बेहतर डेवलप हो जाएगा, और अगर किसी ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो डीजेनरेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बात सही है या नहीं, गौर से सुनिए। क्या कहा लेमार्क ने? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये पॉइंट था थ्योरी का। उन्होंने कहा इफ एन ऑर्गन इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड इट वुड बी बेटर डेवलप्ड, whereas disuse of the organ results in its degeneration. अंडरलाइन करते, इफ एन ऑर्गन इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड, लगातार यूज करते रहो, इट वुड बी बेटर डेवलप्ड। अब आप सोच के देखो, आंखों का इस्तेमाल भी तो हम लगातार करते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो आंखें ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, या आपने अक्सर सुना होगा भाई आंखें कमजोर हो जाएंगी, इतना ज्यादा जो है आप टीवी मत देखो, इतना ज्यादा गेम्स मत खेलो कंप्यूटर पे। तो ये तो उल्टी हो गई बात। लेमार्क ने कहा दैट कांस्टेंट यूज ऑफ एन ऑर्गन मेक्स इट बेटर डेवलप्ड। ओके, और अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ऑर्गन खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। सो ही सेड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन रिजल्ट्स इन इट्स डीजेनरेशन। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि लेमार्क ने ऐसा कहा ही क्यों, उन्होंने क्या ऐसा ऑब्जर्व कर लिया था जिसके आधार पे उन्होंने ये बात कह दी। सुनिए, उन्होंने ऑब्जर्व करा एक ब्लैकस्मिथ को। ब्लैकस्मिथ समझते, लोहार, लोहा कूटते जो है। सो उन्होंने देखा कि लोहार लगातार हथौड़ा चलाता है, भारी सा हथौड़ा, भारी काम करता है, और उसके बाइसेप्स जो है, मसल्स जो है, वो डेवलप हो जाते हैं। और जो लोग ऐसा कोई भारी काम कुछ नहीं कर रहे, उनके बाइसेप्स या मसल्स बिल्कुल छोटे छोटे। सो ये बात तो है स्केलेटल मसल्स की एक प्रॉपर्टी है, हाइपरट्रॉफी। आपने पढ़ा होगा, अगर आप मसल पे एक पर्टिकुलर लोड डालते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल ज्यादा डेवलप हो जाएगा। जब आप वो एक्सरसाइज करना, वो लोड डालना बंद कर देंगे, तो मसल अगेन कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। अब उन्होंने क्या करा कि ब्लैक स्मिथ या लोहार की ये जो मसल्स की डेवलपमेंट वाली बात देखी, उसे जनरलाइज कर दिया हर ऑर्गन पे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो तो स्केलेटल मसल्स की खास प्रॉपर्टी है, आप उस चीज को हर बात पे नहीं लगा सकते। चलो टंग की बात ले लो, जुबान। जुबान का इस्तेमाल हम सारी उम्र करते हैं, बोलने के लिए, खाना चखने के लिए, अलग अलग चीज के लिए। तो जुबान इतनी लंबी तो नहीं हो जाती ना कि मुंह से बाहर आ जाए, इट डजंट हैपन। हालांकि टंग में भी स्केलेटल मसल्स है। एग्रीड? ठीक है। सो स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी वाली बात लेमार्क ने जनरलाइज कर दी, और यूज एंड डिसयूज वाली बात कह डाली। ओके, नाउ
अगला पॉइंट था जी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सुनिए गौर से, लेमार्क ने कहा कि कोई भी एनिमल अपने जीवन काल में, अपने लाइफ स्पैन में जो भी कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है वो एज इट इज अगली जेनरेशन में चला जाता है। Whatever character is acquired by an animal during its lifetime, that is passed on as it is to the next generation. ये बात भी गलत है। हर एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जेनरेशन में नहीं जा सकता। अब इस बात को लेके क्या क्या तर्क है, क्या क्या क्रिटिसिज्म है, वो भी हम आगे देखेंगे। एक हल्की सी एग्जांपल दे देता हूं। यदि कोई इंसान अपने शरीर पे टैटू बनवा ले, जब उसके बच्चे पैदा होंगे अगली जेनरेशन, तो उनके शरीर पे तो टैटू नहीं होगा, तो ये भी तो कैरेक्टर एक्वायर था। एक्सीडेंट में किसी की उंगली कट जाए तो जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो ऐसा तो नहीं कि उनकी उंगली कटी हुई होगी, राइट? चलिए, सो देखते हैं लेमार्क ने क्या कहा। आपको लग रहा होगा कितनी सारी बातें तो गलत है उनकी थ्योरी की। हाँ जी, गलत है। फिर इसका बेटर वर्जन भी दिया गया है, नियो लेमार्किज्म, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो पहले देखते हैं जी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में क्या कहा गया। सुनिए, व्हाटएवर कैरेक्टर एन इंडिविजुअल एक्वायर्स इन इट्स लाइफ टाइम, कोई भी कैरेक्टर एक इंडिविजुअल अपने जीवन काल में जो एक्वायर कर लेता है ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, किसी एफर्ट के कारण, वाइटल फोर्स के कारण, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट के कारण, नई जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑर्गन के इस्तेमाल के कारण, जिस भी वजह से, ये वो सारे रीजंस दिए गए हैं। व्हाटएवर कैरेक्टर एन एनिमल एक्वायर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, दैट विल बी ट्रांसमिटेड एज इट इज टू नेक्स्ट जेनरेशन। ये बात सही नहीं है, और फरमाइएगा। चलिए जी, सो ऐसा करते करते हर जेनरेशन कोई ना कोई नए कैरेक्टर एक्वायर करेगी और अपने से अगली वाली जेनरेशन में पास ऑन कर देगी। समय बीतने के साथ साथ सैकड़ों सालों बाद accumulation of all these new characters will result in the formation of new species। ये उनका मानना था लेमार्क का, ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। After several generations, the variations are accumulated up to such extent that they give rise to new species. This is what was said by Lamarck. चलो एक बार फिर से देख लेते हैं जी, क्या क्या कहा था लेमार्क ने। हम जिक्र कर रहे हैं लेमार्किज्म का। Jean Baptiste de Lamarck, the first person to present a theory of evolution. Outline of the theory was given in 1801. But the theory was published in the book Philosophy Zoologique in 1809। अच्छा, 1809 का ही डार्विन का जन्म है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो लेमार्क ने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। इंटरनल वाइटल फोर्स, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई इंटरनल वाइटल फोर्स होती है जो ऑर्गेनिजम्स को कंपेल करती है कि भाई तुम साइज में बड़े होते रहो। सेकंड, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट यानी फोटो पीरियड, मॉइस्चर, टेम्परेचर, रेनफॉल अफेक्ट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ये बात सही है भाई। नेक्स्ट, न्यू नीड्स एंड न्यू डिजायर्स। बदला हुआ एनवायरनमेंट नई जरूरतें, नई इच्छाएं पैदा करता है। इन जरूरतों और इच्छाओं को पैदा करने के लिए जानवर नए ऑर्गन्स बना लेते हैं। जिस ऑर्गन का बेहतर तरीके से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप हो जाता है, और जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता वो डीजेनरेट हो जाता है। जो भी कोई कैरेक्टर एक एनिमल अपने जीवन काल में एक्वायर कर लेता है किसी भी वजह से, वो कैरेक्टर एज इट इज अगली जेनरेशन में चला जाता है, जिसे कहा गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट है ना, इट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ हिज थ्योरी। लेमार्कियन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं इसे। इट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ हिज थ्योरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। फिर अगली बात क्या थी कि accumulation of all these characters or variations over a long period of time result in the formation of new species। चलो, लेमार्क ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई एग्जाम्पल्स भी दिए, कई उदाहरण भी दिए।
वो भी अभी डिस्कस करूंगा। देखते हैं क्या लिखा है जी स्क्रीन पे आपके लिए। Organisms change their characteristics and these changes are inherited by offsprings, right? ये लेमार्किज्म को हमने ब्रीफ में आपके सामने रख दिया। Organisms change their characteristics, जरूरतों इच्छाओं के अनुसार अपने लक्षण बदल लेते हैं, नए कैरेक्टर्स एक्वायर कर लेते हैं और वो अगली जनरेशन में चले जाते हैं। एंड द चेंजेस आर इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग्स। ओके, अब इसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प एग्जांपल, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। अब आते हैं उस बात पे। अच्छा, आपको पता है जिराफ इज अ मैमल, इट्स अ टोटली साइलेंट मैमल। जिराफ डजंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साउंड। स्ट्रेंज। जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है, राइट? उन्होंने कहा कि आज से बहुत साल पहले जो जिराफ पाए जाते थे वो बहुत छोटे साइज के थे, बकरी से भी छोटे साइज के थे। जमीन की घास खाया करते थे, जिसे बकरियां घास चरती हैं, राइट? So simple grass eating organisms initially, taking example of giraffe. अब हुआ क्या जी, जैसे जैसे समय बीता, समय बीतने के साथ जिराफ की वो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, जमीन की घास पे फीड करेंगे और एनिमल्स भी उस एरिया में ग्रासलैंड में आएंगे, तो एक तरह से कंपटीशन हो जाएगा ना। फूड रिसोर्स लिमिटेड है, कंपटीशन होने लगा, घास कम होने लगी, तो भाई अब जिंदा रहने के लिए पेट पालना तो जरूरी है। तो जिराफ ने क्या करा होगा कि पेड़ों की टहनियों से जो पत्ते लटक रहे हैं, ऐसे सिर ऊपर उठा के उन पत्तों को खाने की कोशिश करी होगी, सिर ऊपर उठा के, तो गर्दन खींची तो थोड़ी सी गर्दन लंबी हो गई। ये सब लेमार्क की इमेजिनेशन है, सुनिए गौर से, ऐसा हुआ है या नहीं ये मैं आपको बाद में बताऊं। सो उन्होंने कहा कि जमीन की घास जैसे जैसे खत्म होने लगी, जिराफ अपनी गर्दन खींचने लगे और पेड़ों की टहनियों से लटकते हुए पत्तों को खाने की कोशिश करने लगे और उनकी गर्दन लंबी हो गई। पढ़ें जरा। टाइम पास्ड बाय एंड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज द ग्रीन ग्रासलैंड वाज लूजिंग इट्स ग्रीनरी एंड द ग्रासेस वर बिकमिंग ड्रायर। कई वजह रही होंगी घास के खत्म होने की, क्लाइमेट का चेंज होना, और एनिमल्स भी आएंगे, कंपटीशन भी बढ़ेगा, जिराफ की पॉपुलेशन भी बड़ी होगी। सो हुआ क्या, ऑर्गेनिजम्स हैड टू फीड ऑन स्मॉल ट्रीज। जनरलाइज करके ऑर्गेनिज्म लिख दिया, हम जिराफ की एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि भाई पेड़ों की जो पत्तियां हैं लटकती हुई, उन्हें खाने की कोशिश कीजिए। सो दे बिगिन टू स्ट्रेच देयर नेक, गर्दन खींचनी पड़ेगी, अंडरलाइन कर दो। दे बिगिन टू स्ट्रेच देयर नेक टू रीच आउट टू द लीव्स, जिसके कारण से द नेक बिगैन टू इलोंगेट। अच्छा, आपको पता है सभी मैमल्स में गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। जिराफ भी मैमल है, इसकी गर्दन सबसे लंबी है, लेकिन गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर जिराफ में भी 7 ही होता है। जिराफ हैज 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो फिर गर्दन इतनी लंबी क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल वर्टिब्रा। एक एक वर्टिब्रा बहुत बड़ा है साइज में, इसलिए। ठीक है जी। नाउ जिराफ ने गर्दन खींच के लंबी करी, और ऐसी लंबी गर्दन वाले जिराफ जब रिप्रोड्यूस करे, मेल एंड फीमेल जिराफ रिप्रोड्यूस करे, उनके जो बच्चे पैदा हुए अगली जनरेशन, लेमार्क का ऐसा मानना था कि उनकी गर्दन लंबी थी, लंबी गर्दन वाले बच्चे पैदा हुए। बाकी का एफर्ट उन्होंने भी करा होगा, भाई उन्हें भी अपना पेट पालना है, पेड़ों की टहनियों से लटकती पत्तियां खानी है, तो उन्होंने गर्दन खींची, तो उनके एफर्ट से गर्दन थोड़ी और लंबी हुई। फिर ये लंबी गर्दन वाले जिराफ जब रिप्रोड्यूस करे, इनके बच्चे पैदा हुए, तो उनकी गर्दन और लंबी थी। सो कहने का मतलब है हर जेनरेशन अपने लेवल पे एफर्ट करती रही, और वक्त बीतने के साथ साथ सैकड़ों सालों बाद अब जो जिराफ हम देखते हैं उनकी गर्दन लंबी हो चुकी है। सो एक नट शेल में कहना हो, जिराफ हैज एक्वायर्ड लॉन्ग नेक ड्यू टू कांस्टेंट स्ट्रेचिंग ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी जनरेशंस। ठीक है जी, पढ़ो जरा, देखते हैं। When these organisms reproduced, मतलब जिनकी गर्दन लंबी हो चुकी थी, this medium length neck was passed on to the next generation. As a result, simple short neck organisms evolved into little longer neck organisms. रफ्ता रफ्ता हर जनरेशन अपना एफर्ट करती रही। Again the time passed. The medium neck length organisms were to reach out to the taller plants. Right जी? उन्होंने एफर्ट करा, जिसके कारण से this resulted in further stretching of the neck as well as forelimbs. अब सिर्फ गर्दन नहीं है, ये forelimbs भी स्ट्रेच होंगी ऐसे, है ना?
neck and forelimbs elongated because वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, है ना जी? Now, the long neck trait was passed on to the next generation. So Lamarck के अनुसार यही है inheritance of acquired trait, जहां पे long neck is a trait obtained during the lifetime of the organism and this is being passed on to next generation. Interesting है story. अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा जिराफ के साथ ही क्यों हुआ? बाकी जानवर जो उस समय थे, भेड़ बकरियां या जो भी और थे जो ग्रासलैंड्स में थे, उन्होंने अपनी गर्दन लंबी क्यों नहीं कर ली? है ना सोचने वाली बात. हाथी की गर्दन इतनी लंबी क्यों नहीं होगी? हर्बीवोर्स तो और भी बहुत सारे रहे होंगे. ओके. Lamarck के अनुसार organ which is used continuously develops and the organ which is not used that will degenerate. ये बात गलत है कि, है ना, हम कई बार लोगों को कह देते हैं भाई तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे. तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे इसका मतलब ये थोड़ी कि दिमाग खत्म हो जाएगा उनका, डिजेनरेट कर जाएगा. गलत है ना ये बात. ओके जी. सो लमार्किज्म का ये कंसेप्ट ब्रीफली आप देख लीजिए क्या कह रहा है. रफ्ता रफ्ता जिराफ ने अपनी गर्दन लंबी कर ली. अब ये सही है ये गलत है वो मैं आपको बताता हूं अभी कि डार्विन ने इस बात को कैसे एक्सप्लेन करा था जो लमार्क कह रहे थे. इसके अलावा लमार्क ने और भी एग्जांपल्स ली अपनी इस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए. एक उदाहरण उन्होंने ली जी, वेब्ड टोज ऑफ द एक्वेटिक बर्ड्स. बतख है जैसे एक्वेटिक बर्ड्स, आपने बतख के पैर देखे जैसे ये, राइट? बीच में जाला सा होता है ना, ऐसे वेब होता है. वेब्ड फीट क्यों है वेब्ड फीट? क्योंकि पानी में तैरना है, चप्पू चलाने की तरह ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है ना. आपने देखा ही बतख बेचारी डूब रही है पानी में. सो एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स. लेमार्क ने ये कहा कि जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं जैसे डक्स, ये पहले पानी में नहीं रहते थे. एज पर लेमार्क ये पहले टेरेस्ट्रियल थे, मतलब जमीन में एक मुर्गी की तरह थे, हैन की तरह. एक मुर्गी पानी की तलाश में पानी में गई भोजन की तलाश में. लेमार्क का ये कहना है कि मुर्गी जो है पानी में गई भोजन की तलाश में. उसने सोचा कि भाई जमीन पे तो भोजन पानी हमने खा लिया बहुत, जरा देखें पानी में क्या है. सो पानी में जाके वो ऐसे ऐसे पैर मारेगी, हाथ पैर मारेगी तैरने के लिए. तो जिसके कारण, बिकॉज उनका कंसेप्ट यही था ना दैट कोई कैरेक्टर आप एक्वायर कर सकते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए. तो उनकी जो फीट थे उनमें वेब आ गया, तो मुर्गियों से बतख बन गई. इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हुआ है, ये उन्होंने कहा था. फिर उन्होंने कहा एक और एग्जांपल दिया, डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स. सांप, स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, लिम्बलेस बॉडी. उन्होंने कहा कि आज से हजारों साल पहले जो सांप हुआ करते थे उनके हाथ पैर होते थे, लेकिन वो हाथ पैर उनके लिए एक मुसीबत बन गए कि भाई जब कभी उन्हें ऐसे जंगल में भागना है, तेजी से बच के भागना है, किसी पे हमला करने के लिए भागना है, तो झाड़ियों में उनके हाथ पैर फंस जाते थे. तो स्नेक्स ने सोचा ये किसी काम के नहीं है, ये रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो छोड़ दो भाई, अपने हाथ पैर ही झाड़ दो, अलग कर दो. So they have lost their limbs. Is it true? No, it's not true. So Lamarck का ये कहना था snakes have evolved from lizard-like ancestors which had two pairs of limbs. एक और example जी, flightless birds. Birds belong to class aves. Flightless birds याद है? Ratite. Flightless birds में आपने पढ़ा है ऑस्ट्रिच, केवी, ईमू, रिया, कैज़ोवेरी. लेमार्क ने कहा कि जो एंसेस्टर्स थे इन बर्ड्स के, दे वर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, बट ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, और वो प्रोटेक्टेड भी थे. तो उनको लगा कि भाई अब जब भोजन पानी जमीन पे अवेलेबल है तो उड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो छोड़ो इन पंखों का क्या करना, खत्म करो इन्हें. They did not use their wings and that is the reason the wings they became vestigial. अब ये लेमार्क का कंसेप्ट है, क्या इसी कारण से वेस्टिजियल हुए या नहीं, ये जैसे जैसे आप इवोल्यूशन आगे पढ़ेंगे ये चीज समझते जाएंगे. सो लेमार्क ने जिराफ की एग्जांपल दी, लेमार्क ने लिम्बलेस बॉडी ऑफ स्नेक्स, एक्वेटिक फीट इन बर्ड्स, वेब्ड फीट इन एक्वेटिक बर्ड्स, ये एग्जांपल दी, एंड देन फ्लाइटलेस बर्ड्स की एग्जांपल. हिरन का भी उदाहरण दिया था उन्होंने. डियर बड़ी तेजी से दौड़ता है ना हिरन, हिरन जो है बड़ी तेजी से दौड़ता है ना. सो उन्होंने कहा एंसेस्टर्स ऑफ डियर वर नॉट हैविंग मच स्पीड इन रनिंग. जो उसके एंसेस्टर्स है वो उतनी तेज नहीं दौड़ सकते थे,
बट एज दे नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एनिमल्स ऑफ दैट टाइम, उस समय जो और प्रेडेटर्स थे, जानवर थे, उनसे उन्हें बचना था कि कहीं वो उन्हें खा ना जाए, सो दे स्टार्टेड रनिंग, तेजी से दौड़ने वाली आदत तो उन्होंने डाल ली। और फिर धीरे 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 जो है समय के साथ अब जो डियर बने हैं, जो हम देखते हैं, वो बहुत तेजी से दौड़ लेते हैं। एक और एग्जांपल, केव ड्वेलर्स। केव समझते हैं, गुफाएं। The ancestors of cave dwellers had normal eyesight. जो गुफाओं में रहते हैं ना जानवर, अब बिकॉज गुफा में तो बिल्कुल अंधेरा रहेगा, तो उनकी आईसाइट नॉर्मल नहीं होती। जैसे हम बैट्स की बात करते हैं, बैट्स नॉक्टर्नल जो होते हैं, चिरोप्टेरा, याद है ऑर्डर मैमेलिया में, bats are not blind, they have poor vision, bats are nocturnal, right? So the ancestors of cave dwellers, they had normal sight. Now because they were living under continuous dark conditions, they lost their vision. This is what Lamarck said, इतनी सारी एग्जांपल्स दे करके। चलो अब आते हैं जी हम क्रिटिसिज्म पर। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट, कि लमार्क के द्वारा कही गई बातें, उस थ्योरी में कौन कौन सी बातें सही हैं और कौन कौन सी बातें गलत, वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। सो आप हेडिंग देंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लमार्किज्म, फिर धीरे धीरे नियो लमार्किज्म पढ़ेंगे और फिर डार्विनिज्म। चलिए, पहला प्रोपोजिशन जो था थ्योरी का, द फर्स्ट प्रोपोजिशन ऑफ द थ्योरी does not have any ground। पहला पॉइंट क्या था? इंटरनल वाइटल फोर्स। भाई कहां है वो इंटरनल वाइटल फोर्स, दिखाइए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। So it doesn't have any ground because there is no vital force in organisms which increases their body parts। तो पहली बात जो है क्रिटिसिज्म में हमने वो इंटरनल वाइटल फोर्स को लेकर के कही। सेकेंड, environment affects animals as well as plants also, agreed, but a new need does not form new structures। बदले environment के साथ जरूरतें जरूर बदल सकती हैं, लेकिन उसके कारण से नए स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते। अगर जमीन पे ऐसी कंडीशंस हो जाएं कि भाई हमें उड़ने की आवश्यकता पड़े, तो हम सोचे हमें उड़ना है, हमारे पंख निकल आए, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, उन्होंने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब उस बात को लेकर के सुनिए, एवरी कैरेक्टर acquired by an organism during its lifetime is not passed on to the next generation। अपने जीवन काल में एक जानवर जो भी कोई कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, वो एज इट इज पास ऑन नहीं होता अगली जनरेशन में। ये गलत था उनका कहना। अब इस बात की सपोर्ट में बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? सुनिए, जेनेटिक्स में हमने ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा, हेरिडिटी, ट्रांसमिशन, जेनेटिक्स को लेके बेसिक उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे। सो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड विस्मन्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम पढ़ेंगे, ये विस्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे की पूंछ काटी थी इन्होंने कई जनरेशन तक। सो मैं क्या बता रहा हूं, लेमार्क की थ्योरी को लेकर के जो क्रिटिसिज्म हम करते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसी में जिक्र आ रहा है कि मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, और जब हम विस्मन की थ्योरी पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, इसके अनुसार, इन दोनों बातों के अनुसार लेमार्क के कंसेप्ट डिस्कार्ड हो जाते हैं। सो दीज डिस्कार्डेड लेमार्क्स कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
ऐसे नहीं जाते कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में जब तक वो जर्मिनल सेल्स को प्रभावित नहीं करेंगे, जब तक ओवा या स्पर्मेटोजोआ में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक अगली जनरेशन में वो चेंज नहीं आ सकता। ठीक है जी, चलो एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी किसने दी है, सो दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, वैज्ञानिक हैं जी ऑगस्ट विस्मैन, नाम याद रखिएगा। He was a German biologist. He was the main opposer of the inheritance of acquired characters. He criticized, he said, ये acquired characters वाली बात जो लेमार्क कह रहे हैं ये सही नहीं है। अब अगर आप किसी की बात को गलत साबित करना चाहते हो तो फिर आप सबूत दीजिए, आप प्रूफ दीजिए, आप अपना कंसेप्ट बताइए। तो उन्होंने यानी विस्मैन ने he put forward the theory of continuity of germplasm. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, who gave the theory of continuity of germplasm? ऑगस्ट विस्मैन। क्या है ये continuity of germplasm? अभी समझाता हूं। So विस्मैन के अनुसार, according to विस्मैन, only the characters influencing germ cells are inherited. देखो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं दो तरह के, यू हैव जर्मिनल सेल्स, यू हैव सोमेटिक सेल्स। जर्मिनल सेल्स कौन से हैं? मेल्स के केस में टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल्स के केस में ओवरीज में oogonia, ये हो गए जर्मिनल सेल्स। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो जर्म प्लाज्म कहलाता है, और जो बाकी शरीर के सारे सेल्स हैं दे आर सोमेटिक सेल्स, उनका जो साइटोप्लाज्म है वो सोमेटोप्लाज्म कहलाता है। तो विस्मैन ने ये कहा कि हमारे शरीर का जो प्रोटोप्लाज्म है मेन, वो दो तरह का है, सोमेटोप्लाज्म सोमेटिक सेल्स में, जर्म प्लाज्म जर्मिनल सेल्स में। तो जर्मिनल सेल्स में होने वाले बदलाव अगली जनरेशन में जाएंगे, सोमेटिक सेल्स वाले बदलाव अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे। गौर फरमाइएगा। There is a continuity of germ plasm. Germ plasm is what? Protoplasm of the germ cells. Germ cells का protoplasm ही तो continued है, अगली generation में गया है। ओवा स्पर्मेटोजोआ मिले, जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स हुई, मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना, एम्ब्रियो फीटस, इसमें टेस्टिस ओवरीज बने डिपेंडिंग अपॉन कि मेल है या फीमेल है, और फिर उनके ओवा स्पर्मेटोगोनिया, ओवा oogonia स्पर्मेटोगोनिया, उनसे फिर अगली जनरेशन बनी। तो जर्म प्लाज्म कंटिन्यू रह रहा है ना, इसीलिए कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म कहा गया है। ठीक है जी। सोमेटोप्लाज्म यानी द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सोमेटिक सेल्स, ये अगली जनरेशंस में नहीं जा रहा, इज नॉट transmitted to the next generation, hence it does not carry characters to next generation. अब उन्होंने ये कैसे प्रूफ किया? उन्होंने क्या किया, कुछ मेल रैट्स लिए, कुछ फीमेल रैट्स लिए, चूहे लिए और उनकी पूंछ काट दी, उन्हें आपस में ब्रीड कराया, पूंछ कटे चूहों को ब्रीड कराया, उनकी अगली जनरेशन आई, फीमेल रैट्स प्रेग्नेंट हुई, उनके बच्चे हुए, वो जो ऑफस्प्रिंग्स हुए रैट्स, उनकी पूंछ काट दी, मेल फीमेल जितने भी बच्चे पैदा हुए चूहों के, उनकी पूंछ काट दी, उन्हें ब्रीड कराया, उनके बच्चे पैदा हुए, उनकी पूंछ काट दी, उन्हें ब्रीड कराया। ऐसा वो लगभग 22 जनरेशंस तक करते रहे। चूहों का लाइफ स्पैन और उनका ब्रीडिंग पीरियड कम होता है तो जल्दी जल्दी वो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर पाए थे। ठीक है जी। 22 जनरेशंस तक उन्होंने पूंछ कटे चूहों को आपस में ब्रीड करवाया, परंतु उन्हें किसी भी जनरेशन में ऐसा चूहा नहीं मिला जिसकी पैदा होते ही जन्म के समय पूंछ कटी हुई हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लेमार्क की बात के अनुसार चलें तो पूंछ का कट जाना भी तो एक कैरेक्टर ही हुआ ना, ये अगली जनरेशन में फिर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स में बदलाव किया गया है, ये रैट के oogonia या स्पर्मेटोगोनिया में किया गया बदलाव नहीं है, इसलिए ये अगली जनरेशन में नहीं देखने को मिला। क्लियर है जी? सो ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं कि चूहे की पूंछ को काटने वाला एक्सपेरिमेंट किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑगस्ट विस्मैन, जिसने थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी।
So Wisman cut off the tails of the rats for many generations and allowed them to breed, but tailless rats were never born. ठीक है जी। इसके अलावा अब और बातें बताऊं। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो लोग लेमार्क के सपोर्टर्स थे ना, जो लोग लेमार्क के सपोर्टर्स थे, उन्होंने ऑगस्ट विस्मैन के इस एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज करा। उन्होंने कहा, भाई ऑगस्ट विस्मैन, आप जरा लेमार्किज्म को ध्यान से पढ़िए, आप जरा लेमार्क के कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए। लेमार्क ये कह रहे हैं दैट व्हाटएवर कैरेक्टर इज एक्वायर्ड बाय द एनिमल, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, दैट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। चूहे ने अपनी पूंछ अपनी मर्जी से नहीं काटी, आपने जबरदस्ती काटी है, इसलिए वो अगली जनरेशन में नहीं गई। बात तो सही है भाई, है ना? लेमार्क ने तो यही कहा था, कैरेक्टर एक्वायर्ड बाय द एनिमल, नॉट द कैरेक्टर विच इज फोर्स्ड ऑन द एनिमल। एनीवे, और एग्जांपल्स बताता हूं। बोरिंग ऑफ ईयर, पिन्ना एंड नोज। भारत में और भी कई कंट्रीज में ये ट्रेडिशन है कि नाक और कान छिदवाए जाते हैं, है ना? बालियां पहनते हैं, या जो भी चीज कान में नाक में पहनी जाती है। बोरिंग ऑफ द पिन्ना एंड नोज। पिन्ना क्या है? ये ईयर पिन्ना, फ्लैप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ये तो सदियों से होता आया, बट इट इज नेवर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर लेमार्क की बात के अनुसार चलें, तो अगर पेरेंट्स ने अपने नाक कान छिदवा रखे, जब उनके बच्चे पैदा हों तो उनके जन्म के समय नाक और कान छिदे हुए होने चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। देन द रेसलर्स पावरफुल मसल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग। जो रेसलर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, जिन्होंने जबरदस्त मसल्स बना रखे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनके मसल्स अपने आप बने होंगे, उन्हें कोई एफर्ट ही नहीं करना। क्लियर है? यूरोपियन लेडीज wear tight waist garments in order to keep their waist slender. बिल्कुल स्लेंडर रखने के लिए टाइट वेस्ट गारमेंट्स, बट देयर ऑफस्प्रिंग्स एट द टाइम ऑफ बर्थ हैव नॉर्मल वेस्ट्स। कई कंट्रीज में ट्रेडिशन है बड़े टाइट आयरन शूज पहनने का, ताकि पैरों का साइज छोटा रखा जा सके। खूबसूरती की एक निशानी माना जाता है फीमेल्स में छोटे पैर, लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं उनके तो नॉर्मल पैर ही होते हैं। चाइनीज वुमेन, दे यूज्ड टू वियर आयरन शूज। Chinese women used to wear iron shoes in order to have small feet, but their children at the time of birth have normal feet. Again, लेमार्क की कही हुई वो बात कि भाई इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होता है, ये गलत साबित हो रहा है, ऐसा नहीं होता। One more example. Circumcision of penis is practiced in Jews and Muslims, but it is not inherited to the next generation. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, ग्लांस पीनस, द टिप ऑफ द पीनस इज कवर्ड बाय व्हाट? फोरस्किन। फोरस्किन जिसे प्रीप्यूस भी कहते हैं, है ना? फोरस्किन और प्रीप्यूस कवर्स द हाईली सेंसिटिव रीजन of the penis, that is glans penis, right? The foreskin can be retracted back to expose the glans part. किसी कारण से अगर फोरस्किन बहुत टाइट हो एंड इट कैनॉट बी रिट्रैक्टेड बैक, तो सर्जिकली हम फोरस्किन को जो है रिमूव करते हैं, या तो पूरा फोरस्किन या पार्ट ऑफ फोरस्किन, एंड दैट इज कॉल्ड सर्कमसीशन, एंड इट इज आल्सो अ रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जब एक ऐसा मेल है जिसका सर्कमसीशन हो रखा है, जब उसके बच्चे पैदा हो, जो मेल चाइल्ड हो, तो जन्म के समय ही ऑलरेडी पीनस का सर्कमसीशन हो रखा हो, राइट जी? सो ये कितने सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो लेमार्क के इस कंसेप्ट को गलत साबित करते हैं कि देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, राइट? नाउ एक बात आपको बताऊं, कुछ एग्जांपल्स हमें ऐसे मिल जाते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं in favor of inheritance of acquired characters. सुनिएगा इस चीज को भी। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम सोमेटिक सेल्स। अच्छा, आपने कई एनिमल्स ऐसे पढ़े हैं जहां पे शरीर के सोमेटिक सेल से भी अगली जनरेशन बन जाती है, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा क्या, एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स ले लो, नया हाइड्रा बन जाएगा। हाइड्रा हैज एक्सेलेंट पावर ऑफ रीजनरेशन, हाइड्रा को इमॉर्टल माना जाता है। तो अगर ऐसे एनिमल्स में सोमेटिक सेल्स में कोई बदलाव आया तो वो अगली जनरेशन में जाएगा, क्योंकि सोमेटिक सेल से पूरा शरीर बन रहा है ना? क्लियर हुआ ये बात? सो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम सोमेटिक सेल्स, देखते हैं जी। इन सर्टेन केसेस सोमेटिक सेल्स कैन प्रोड्यूस जर्म सेल्स
Now this goes against Weismann's theory of continuity of germplasm. ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स एंड रीजेनरेशन इन एनिमल्स, जहां पे हाइड्रा के शरीर के थोड़े से सेल्स लिए और नया हाइड्रा बन गया. इवन प्लेनेरिया के केस में भी गुड पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है ना जी. प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कोई एक छोटा टुकड़ा लिया, उससे अगला प्लांट जनरेशन बन गया. क्लियर है? ठीक है जी. सो these are the evidences in favor of acquired characters.